नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ देखेंगे जिसमें मैंने तकरीबन 25 से 30 प्रश्नों का समावेश किया हुआ है और 25 से 30 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा में उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है, विश्व भर में वर्ष 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है विश्व जल दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व वन दिवस, तीसरा ऑप्शन है जैव विविधता दिवस और चौथा ऑप्शन है विश्व पृथ्वी दिवस। तो आप लोगों को जल्दी से इसमें कमेंट करना है और बताना है इसका आंसर क्या है। आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर होगा विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस इसका आंसर होगा। अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक वैश्विक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, इसमें बताया गया था कि विश्व जल दिवस कब से मनाया जाएगा। उसी समय जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई थी उसी में तय किया गया था कि प्रति वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। 1993 से 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था, जिसके बाद से हर वर्ष 22 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगला फैक्ट क्या आता है इसमें? अगला फैक्ट है कि विश्व जल दिवस तो इस बार मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी दोस्तों वैल्यूइंग वाटर। इस थीम को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूइंग वाटर, ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। कब की है ये? 2021 की थीम है। ये कब से मनाया जा रहा है? 1993 में। पहली बार 1993 में मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व जल दिवस। साल 1992 में क्या हुआ था? रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसमें 4 से 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न है, हाल ही में किस देश के ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? क्या किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? यह है सौर फार्म। आप देख सकते हैं सौर फार्म क्या होता है? प्लेट होती है सौर ऊर्जा की। जिस तरीके से हम लोग प्लेट्स देखते हैं जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वही है ये प्लेट्स। ये क्या है? लेकिन तैरता हुआ, मतलब ये जमीन पर या तो पानी में तैरता हुआ होगा या जमीन पर लेटा हुआ होगा, तो उसे हम तैरता हुआ मान लेते हैं। किसने किया है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, चौथा है सिंगापुर। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम लोग। सही उत्तर है इसका डी, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर ने हाल ही में घोषणा की है वो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने जा रहा है। ये देखिए, यहां पर देख लेते हैं, सिंगापुर में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा यहां पे, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। अब एक और बात सिंगापुर से जुड़ी हुई यहां पे, सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन और डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों में से एक है। क्या करता है? सिंगापुर ने हाल ही में यह घोषणा की है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा फार्म बनाएगा वो। अब इसके बारे में जो फैक्ट है वो ये है
कि सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, सबसे ज्यादा उत्सर्जन वही करता है। सिंगापुर सरकार ने वर्ष 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अर्थात 2025 तक सिंगापुर अपनी अक्षय ऊर्जा के अनुपात को, या ये बोल सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को 4 गुना बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसने एक लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा कर पाता है कि नहीं ये भविष्य तय करेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? कौन सा इंडेक्स पूछा गया है? यहां पे सूचकांक पूछा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। देखिए आप लोगों को यह इंडेक्स दिख रहा होगा, ये इंडेक्स है। अब यहां पे पूछा गया है, ए ऑप्शन है 149वें स्थान पर, बी है 139वें स्थान पर, सी है 141वें स्थान पर, डी है 131वें स्थान पर। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। अब देख लेते हैं यहां पर स्थिति क्या कहती है। पहले स्थान पर कौन रहा है? यहां पे फिनलैंड। दूसरे पे कौन रहा है? आइसलैंड। तीसरे पर कौन रहा है? डेनमार्क। इस तरीके से टॉप 10 में इंडिया अपनी जगह नहीं बना पाया है, लेकिन इंडिया ने 149 देशों की इस लिस्ट में 139वां 193वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहां पर देख लेते हैं कौन सा स्थान प्राप्त किया है, 139वां। कितने देशों को शामिल किया गया था टोटल इसमें? 149 देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है। तो कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? 149 देशों को सम्मिलित किया गया है। और भारत की इस देश इसमें कितनी रैंकिंग है? 139, 193। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसमें बताया गया है सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में भारत 139वें स्थान पर है। 139वें स्थान पर है, कुल देश 149। अब इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड है। फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि फिनलैंड का, ये दिखाया था फिनलैंड को लगातार चौथी बार सबसे ज्यादा खुशहाल देशों में रहा है। ये उसको लगातार चौथी बार खिताब मिला है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए हाल ही में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी देसवाल ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? क्या नाम है? यशस्विनी देसवाल। यशस्विनी देसवाल किस वर्ल्ड चैंपियनशिप में? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है? पहला है ब्रॉन्ज मेडल, दूसरा है गोल्ड मेडल, तीसरा है सिल्वर मेडल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये है यशस्विनी देसवाल। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में व्याख्या। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल कप जीता है। ये ISSF वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ था? भारत की राजधानी दिल्ली में। ठीक है, ये शूटिंग वर्ल्ड कप होता है। पूछा जा सकता है ISSF वर्ल्ड कप किस प्रतियोगिता से सम्मिलित है? तो किसके बारे में? शूटिंग के बारे में। इसमें किसने? यशस्वी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट में, ये 10 मीटर की रेंज की इवेंट हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है।
भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जबकि भारत 18 साल के दिव्यांश सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, वुमेन्स की अगर बात होती है तो किसने जीता है? यशस्विनी देसवाल ने। और यदि पुरुष की बात होती है तो किसने जीता है? दिव्यांश सिंह ने। इन्होंने कौन सा जीता है? लेकिन ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। यशस्विनी देसवाल ने गोल्ड मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? दिव्यांश सिंह ने। कौन सी है? 10 मीटर प्रतियोगिता में, 10 मीटर एयर शूटिंग प्रतियोगिता में। ठीक है, और ये कहां पर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। चलिए फटाफट से नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस को, अगर आप लोगों को लग रहा है क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, तुरंत उसको नोट डाउन करते जाइए। हाल ही में भारत के किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफली का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? प्रश्न पूछा गया है, किस देश के राष्ट्रपति का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया? ठीक है, पहला है ताइवान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है मालदीव, चौथा है तंजानिया। ये हैं राष्ट्रपति, कहां के हैं देख लेते हैं। ये हैं तंजानिया के राष्ट्रपति। ठीक है, तंजानिया के राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफली। क्या नाम है? जॉन मैगुफली है इनका नाम। ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। इनका 61 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। और किस वजह से हुआ है? कोविड-19 की वजह से। अब 61 वर्षीय उपराष्ट्रपति हसन उनके बचे हुए 5 साल के कार्यकाल को संभालेंगी। वहां की महिला राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। इनके निधन होने के बाद में अभी हसन को वहां की उपराष्ट्रपति, पहले ये उपराष्ट्रपति थी, अब इनको राष्ट्रपति का पदभार दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, किस राज्य सरकार द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए सामार अभियान लॉन्च किया गया है? ठीक है, कौन सा अभियान है? सामार अभियान। ए है तेलंगाना सरकार, बी है छत्तीसगढ़ सरकार, सी है झारखंड सरकार और डी है आंध्र प्रदेश सरकार। आपको ये नक्शा दिख रहा होगा, आप इसका उत्तर समझ सकते हैं कौन सा होगा। लेकिन इन सब में इंपोर्टेंट क्या है कि अभियान कौन सा है? यह है सामार अभियान, SAAMAR, सामार अभियान। ये अभियान झारखंड राज्य ने अपनाया है और उसी ने इस अभियान को लॉन्च किया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। चलिए, झारखंड सरकार की राज्य सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए सामार अब सामार की फुल फॉर्म क्या है? ये स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया। ठीक है, रिडक्शंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये अभियान शुरू किया गया है सामार के नाम से। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक अभियान शुरू किया है, इस अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के तहत लॉन्च किया गया है। यह अभियान क्यों लॉन्च किया गया है? जिन राज्यों में कुपोषण एक गंभीर समस्या बन गई है, वहां समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों को एक साथ लाकर एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करेगा। क्या करेगा यह अभियान? ऐसी महिलाएं जो एनीमिक होंगी और कुपोषित बच्चों को, उन बच्चों को और एनीमिक महिलाओं को चिन्हित करेंगी और उनको चिन्हित करने के बाद उनको कुपोषण से राहत मुक्त दिलाएंगी। इस वजह से इस अभियान को शुरू किया है। अभियान का नाम क्या है? सामार अभियान। किसके द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है?
बीमा संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में नई एफडीआई सीमा क्या है? देखिए यहां पर एफडीआई की बात हो रही है, तो अब बात कर लेते हैं कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा क्या कर दी है, वो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 74%, बी ऑप्शन है 84%, सी ऑप्शन है 49% और डी ऑप्शन है 54%। ठीक है, ये दिया गया है एफडीआई इंडिया के द्वारा। ये एफडीआई फाइनेंस के द्वारा ये सूचित किया जाता है कि बीमा को कितना एफडीआई सीमा के अंदर रखा गया है, और वो सीमा क्या रखी गई है 74%, अर्थात ए ऑप्शन इज राइट। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए व्याख्या क्या है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 को आपको याद होगा कि 2021 में बहुत सारे अधिनियम हैं जिनको बदला गया है, बहुत सारे अधिनियम परिवर्तन किया गया है। उसी में एक नाम और जुड़ जाता है, वो है बीमा प्राधिकरण अधिनियम, मतलब बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा एफडीआई, क्या नाम होता है एफडीआई का? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें मौजूदा 49 से बढ़ा करके 74 कर दिया गया है। पहले एफडीआई की सीमा कितनी थी बीमा क्षेत्र में? 49 थी, अभी कितनी गई है? कर दी गई है 74। आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% ये प्रश्न पूछ सकता है ये। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स में हिस्सा लिया? बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% प्रश्नों में पूछे जाने की संभावना है परीक्षा में। पहला है ऑप्शन चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है रूस, चौथा है बहरीन। ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है पासेक्स अभ्यास, युद्ध अभ्यास है ये किन 2 देशों के बीच, भारत के साथ में किस देश के साथ में ये किया गया है ये युद्ध अभ्यास, और कहां पर किया गया है? फारस की खाड़ी में, ठीक है। और ये भारत की नौसेना के द्वारा चलाया गया युद्ध अभ्यास है। अब देखिए उत्तर क्या है इसका? इसका उत्तर है बहरीन। याद रखिएगा, पासेक्स अभ्यास के बारे में अगर पूछा जाता है तो भारत और बहरीन की सेनाओं के बीच, नौसेना के बीच यह युद्ध अभ्यास चलाया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में को कहां पर आयोजित किया गया है? फारस की खाड़ी में। देखिए व्याख्या क्या है। हाल ही में भारत की नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना का बल के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। यह पैसेक्स नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण देशों की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल यह युद्ध अभ्यास किया जाता है, और किस किस नौसेनाओं के बीच में यह युद्ध अभ्यास किया जाता है, और किस किस देश के बीच में? भारत और बहरीन के बीच में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को पीजीटीआई भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, क्या है? पीजीटीआई। पीजीटीआई को क्या बोलते हैं? भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर। इसके बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? वो नामित किया गया है तो पहला ऑप्शन है सौरभ गांगुली, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली, और चौथा ऑप्शन है कपिल देव। इसका उत्तर होगा कपिल देव। ठीक है, देख लेते हैं। किसने शुरू किया है? कपिल देव ने। ठीक है, हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को पीजीटीआई भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कपिल देव
भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। और आप लोगों को शायद याद होगा कि इन्होंने 1983 के विश्व वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी में भारत को पहला वर्ल्ड कप जिताया था। किसने जिताया था? भारतीय कप्तान थे, पूर्व भारतीय कप्तान थे कपिल देव। इन्होंने 1983 के वर्ल्ड कप में भारत को विजय दिलाई थी। अगला जल्दी से प्रश्न पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, कौन है? पहला है असम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या है ये? वन धन योजना। ठीक है, अब वन धन योजना के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वन धन योजना का शुभारंभ किया गया था 14 अप्रैल 2018 को। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर, देखिए हाल ही में भारत के मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। ये मॉडल राज्य घोषित किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, यह वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है। ठीक है, इस योजना के माध्यम से वहां के रहने वाले जितने भी रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है इस योजना के तहत। ज्ञातव्य है कि इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2018 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? कहां पे किया था? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। अगला पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? पहला है ऑप्शन ई संजीवनी, दूसरा है ई टैबलेट, तीसरा है ई दवाई, चौथा है ई बूटी। ये किसने निकाला है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। क्या निकाला है? टेलीमेडिसिन सेवा। ठीक है, एक टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराई है। किसने कराई है? भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। इसका नाम क्या है? ई संजीवनी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ई संजीवनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है। इस डिजिटल सेवा ने देश भर में औसतन 35,000 रोगियों के साथ हाल ही में 3 मिलियन परामर्शों को पार कर लिया है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि इस योजना से लगभग 3 मिलियन लोगों को परामर्श सुविधा उपलब्ध हुई है। और इन परामर्शों की संख्या में सबसे तमिलनाडु राज्य सबसे ऊपर है। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे, ई संजीवनी एक योजना है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, और इस योजना में सबसे ज्यादा हितग्राही किस राज्य के हैं? तो वो हैं तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। क्या नाम है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ए ऑप्शन है एम ए गणपति, बी है एस बल्लावाचार्य, सी है कुलदीप सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सुरक्षा गार्ड के रूप में उत्तर है इसका एम ए गणपति। एम ए गणपति को नेशनल सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं ये एम ए गणपति। इन्हें एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCSS, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS में महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे।
अभी इनका प्रमोशन करके कहां पहुंचा दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक बना दिया गया है। एक अन्य आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। ज्ञातव्य है कि एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एक और नया फैक्ट मिल गया भाई, एनएसजी का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ फैक्ट्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, कुलदीप सिंह। और एम.ए. गणपति को किसका बनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का। इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला प्रश्न भी पूरा कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सामलजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी जानकारी में ये ऐसे प्रश्नों का रहना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहला है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है महाराष्ट्र। प्रश्न कौन सा है ये देख लीजिए कि जो स्थल है सामलजी विष्णु मंदिर, ये कहां पर है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा गुजरात, ठीक है। हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सामलजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहनकर आने वालों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ट्रस्ट ने कहा है कि छोटे कपड़े, स्कर्ट्स या बरमूडा पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने तक के लिए अलग से कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। ये दरअसल ये छोटे कपड़े पहनने का कॉन्सेप्ट है वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक जरिया बन सकता है। इस वजह से ऐसे फैसले मंदिर के जो प्रशासन होते हैं वो लेते रहते हैं। तो इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि उज्जैन महाकाल मंदिर में भी दूध को लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ था, दूध चढ़ाने को लेकर के। तो उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना संज्ञान लेना पड़ा था। लेकिन हम लोग इन चीजों पर ज्यादा जिक्र न करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए चलिए एक सेकंड।